कसाब से जुड़ी एक और भी कहानी है। कसाब को मराठी आती थी। ओह, कैसे? मतलब इतनी तैयारी? मराठी आती थी, वो इस तरह से आती थी। उस 2-3 कारण थे उसके। एक बार हुआ ये कि कसाब को आर्थर रोड जेल की अंडा सेल में रखा था। अंडा सेल एक ऐसा सेल है आर्थर रोड जेल का जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती और हाईली प्रोटेक्टेड सेल होता है, और उसमें एक सेल में एक ही आरोपी रखा जाता है। तो एक बार स्वाति साठे जो जेल की सुपरिटेंडेंट थी, उन्होंने जेल का गार्ड जो बाहर खड़ा था उस सेल के, तो उन्होंने जेल के गार्ड से पूछा कि हाँ गाढ़ो ठीक बड़ा है ना, गाढ़ो मतलब गधा, मराठी में गधा, कि ये गधा ठीक तो है ना। तो उस गार्ड ने कहा हाँ ठीक है मैडम, और स्वाति साठे वहाँ से चली गई। तो कसाब ने ये सुना तो भड़क गया। उसने गार्ड से पूछा वो मैडम मेरे को गधा क्यों बोल रही थी। तो वो गार्ड चौंक गया, वो गार्ड भाग के गया, अरे मैडम उसको तो मराठी आती है, आपने उसको गाढ़ो बोला, वो समझ गया कि उसको गधा बोलने। तो पता चला कि उसको मराठी भी आती है। अब मराठी कैसे आती है, तो 2-3 तरीके से उसने मराठी सीखी थी। एक तो इस साजिश में जो उसका हैंडलर था अबू जुंदाल नाम का, जिसका असली नाम जबीउद्दीन अंसारी है, वो यहाँ महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला था, तो उसने कुछ सिखाया हुआ था। दूसरा कि यहाँ पर जो पुलिस वाले आपस में बात करते थे या कोर्ट में जो बातचीत वगैरह होती थी, तो उससे उसने सीख ली थी। और कोर्ट में कसाब का नाम सुनकर आपकी इमेज में आता है कि एक निर्दयी हत्यारा जिसने कि कई लोगों की हत्या की, लेकिन कोर्ट में उसका चेहरा बिल्कुल अलग था। वो बड़ा हंसमुख नजर आता था, हंसी मजाक करता था, हंसाता था, कुछ ना कुछ कमेंट पास करेगा तो सब लोग हंसने लग जाते थे। मतलब मैंने तो ट्रायल कवर किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि रोज वो इस तरह से बिहेव करता था, कुछ ना कुछ वन लाइनर बोल देता था। अच्छा। तो सब लोग हंसने लग जाते थे, और उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये वो शख्स है, ये वो आतंकवादी है जिसने इतने बेगुनाहों की, हमारे देश के इतने नागरिकों की हत्या की। तो ये भी था। तो आपने तो कई बार सामने से देखा? बहुत बार देखा, बहुत बार देखा कोर्ट में। मैं उस वक्त था जब उसको फांसी की सजा सुनाई गई कोर्ट में। तो ऐसे गिल्ट चेहरे पे कुछ, या फिर ऐसी नहीं, कोई गिल्ट नजर नहीं आती थी। वो तो बड़ा हंसमुख था, एकदम हंसता रहता था, हंसाता रहता था, और उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये कोई आतंकी है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बीच में आपने भी ये खबर सुनी होगी कि कसाब जो है उसने बिरयानी की डिमांड की थी जेल में, कि उसको बिरयानी चाहिए। दरअसल वो बात झूठ है। अच्छा। कसाब ने कभी बिरयानी की डिमांड की नहीं, और ना तो कभी उसको बिरयानी खिलाई गई। ये बात जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे इस मामले के, उज्जवल निकम जी, उन्होंने ऐसा फर्जी बयान दे दिया था, और जानबूझकर दिया था। खुद उन्होंने ये बात बाद में कबूल की। उनका कहना था कि कुछ लोग जो है ना कसाब के प्रति सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। कुछ ऐसा लिख रहे थे या ऐसा बोल रहे थे जिससे कि कसाब के प्रति जो है ना सिंपैथी जनरेट हो रही थी कि उसका तो ब्रेन वॉश किया गया, वो बेकसूर है, ये है वो है टाइप की, इस तरह की कसाब की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस इमेज को ध्वस्त करने के लिए उज्जवल निकम ने बयान दिया कि अरे कसाब को तो उसके किए पे कोई पछतावा ही नहीं है, वो तो जेल में बिरयानी मांगता है, बिरयानी की जिद करता है। और फिर सब लोगों ने उस खबर को चला दिया कि अरे देखो ये तो बिरयानी मांग रहा है। और फिर जो अपोजिशन पार्टी थी तब, कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, तो उन्होंने बोल दिया अरे ये सरकार तो जो है कसाब को जेल में बिरयानी खिलाती है, जबकि ना तो उसने बिरयानी मांगी ना उसको खिलाई गई। ये सिर्फ उसकी इमेज बिल्डिंग को रोकने के लिए दिया गया एक बयान था। ये कसाब की फांसी भी एकदम अचानक हो गई, लोगों में पता ही नहीं चला, ये जब फांसी लगने के बाद बताया गया। देखिए, कसाब की फांसी की खबर है वो मेरे दोस्त उमेश कुमावत ने और मेरे जो पूर्व सहकर्मी उन्होंने ब्रेक की थी, आप भी जानती हैं उनको जी। तो हुआ है कि हम दोनों उस वक्त साथ ही में काम करते थे एबीपी न्यूज़ में, और जिस सुबह कसाब को फांसी दी जानी थी उसके एक शाम पहले उमेश के पास खबर आ गई थी कि कल सुबह कसाब को फांसी दी जाएगी। देश के किसी पत्रकार के पास वो खबर नहीं थी, सिर्फ उमेश के पास थी। उमेश ने मुझे बताया और कहा कि ओबी वैन लेके मुझे रात को ही पुणे निकलना पड़ेगा। कैमरामैन को भी लेके गए, कैमरामैन तक को पता नहीं था कि क्यों उसको पुणे ले जाया जा रहा है, बस कोई बड़ी खबर मिलने वाली है। ना ओबी इंजीनियर को पता था, ना ओबी ड्राइवर को पता था। उमेश को पता था, मुझे पता था, और हमारे संपादक को पता था कि कल सुबह ऐसी खबर होगी। 2 ओबी वैन थी हमारी, दूसरी ओबी वैन मैंने आर्थर रोड जेल पे ले जाकर लगा दी और मैं खुद वहाँ पर चला गया सुबह सुबह, क्योंकि आर्थर रोड जेल में पहले रखा था, लेकिन उसके एक दिन पहले कसाब को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था पुणे। तो 2 विंडो में खबर ब्रेक हो जाती, पहले उमेश खबर ब्रेक कर देता
और फिर जो कैमरामैन था, सुबह जब फांसी हुई और उमेश कुमार जब कैमरे के सामने आके बोलने लगा, तब पहली बार उमेश के कैमरामैन को पता चला कि कसाब को फांसी हुई है। इतनी सीक्रेसी बरती गई थी, उसके पहले किसी को भी मालूम नहीं था। और पुलिस में भी, जो पुलिस की टीम छोड़ने को गई थी कसाब को, जिसमें ये महाले भी थे, रमेश महाले, उन सबके मोबाइल फोन जो है रखवा लिए गए थे। मीरा बोरवणकर जो है एडिशनल डीजी प्रिजन्स थी, आईपीएस अधिकारी, तो सारे लोगों के मोबाइल फोन रखवा लिए गए थे ताकि बाहर कहीं खबर ना जाए कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन क्यों? सीक्रेसी मेंटेन करनी थी कि अगर बाहर खबर जाती तो हो सकता है कुछ हंगामा होता है या कोई प्रॉब्लम होती या फांसी में रुकावट डालने का कोई प्रयास होता। और कसाब जो है पाकिस्तान के भी टारगेट पर हो सकता था, क्योंकि वो एक जीता जागता सबूत था ना पाकिस्तान की करतूतों का, कि किस तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने हमारे देश में करवाया था। ये सब तो कसाब से ही सामने आया था ना जी। तो पाकिस्तान उसको भी खत्म करा सकता था। इसके लिए आईटीबीपी की सिक्योरिटी आर्थर रोड जेल के बाहर लगाई गई थी। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के कमांडोज गार्ड करते थे। मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी के अलावा इतनी हाई सिक्योरिटी में उसको रखा गया था। सर, मुंबई की इतनी सारी बातें की, गैंगस्टर्स की बातें की, तो मुझे गैंगस्टर से एक और सवाल याद आ गया कि आपने अरुण गवली के बारे में भी अपनी किताब में लिखा है। आपने दगड़ी चाल देखी है उनकी? आपने बेशक देखी होगी, आपने कवर भी किया होगा। कैसी थी? मैंने सुना है अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड उन्होंने घर बनाए थे, रास्ते बनाए थे, केव्स जैसे। उस बारे में कुछ बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो 90 के दशक में मुंबई में जो 4-5 प्रमुख गैंग्स थी, उनमें से एक गैंग, बड़ी गैंग थी अरुण गवली की। और अरुण गवली गैंग का मुख्यालय था दगड़ी चाल, बायकला, जहां पर अरुण गवली रहते थे। उस चाल के अंदर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है गीताई बिल्डिंग। अच्छा। उस बिल्डिंग के अंदर अरुण गवली का घर था और वहीं से अरुण गवली ऑपरेट करता था। और जो लड़के भी उसके, जो शूटर्स वगैरह भी होते थे, मोस्टली वो दगड़ी चाल से ही आते थे। अब उस बिल्डिंग के अंदर अरुण गवली ने ऐसा सिस्टम बना रखा था, बहुत सारी बिल्डिंग के नीचे से सुरंगें वगैरह बना रखी थी और बहुत सारी दीवारों में ऐसी कैविटीज बना रखी थी जहां पर कि वो छुप सकता था। और जब भी पुलिस की वहां पर रेड पड़ती थी, छापा पड़ता था, तो अरुण गवली या तो उन सुरंगों के जरिए वहां से भाग जाता था। पहली बात तो अरुण गवली के जो है ना सोर्सेस पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत थे, तो अगर पुलिस की कोई कार्रवाई होने वाली होती थी तो उसको पहले से ही पता चल जाता था कि पुलिस आने वाली है, तो पहले से निकल जाता था। लेकिन समझ लो कि कभी किसी क्राइम ब्रांच की टीम ने अचानक में ही छापा मार दिया, तो ऐसे में भी उसके पास बचने के बहुत सारे तरीके थे। और दगड़ी चाल से बाहर निकलने के लिए उसने बहुत सारे खुफिया रास्ते बना रखे थे। अच्छा, अगर बाहर नहीं भी निकल पाता था तो घर के अंदर भी उसने कुछ फर्नीचर और कुछ दीवारें, फेक सीलिंग्स, फेक वॉल्स इस तरह से बना रखे थे कि वो उनके अंदर छुप जाता था। और पुलिस की टीम जब जांच के लिए आती थी तो उनको पता नहीं चलता था कि यहाँ पर कहीं अरुण गवली छुपा हुआ है। तो इस तरह से उसने तरीके बना रखे थे खुद को पुलिस से बचाने के। आपने देखा है ये सब? जब एक बार क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम उसको पकड़ने के लिए गई थी, वो एक मामले में वांटेड था, तब मैं उस पुलिस टीम के साथ में मैं उसके घर में घुसा था और वहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आई थी। तो हमने देखा कि किस तरह से सोफे में कैविटी बना रखी थी, किस तरह से छुपा हुआ दरवाज़ा उसके कमरों में था जहाँ से निकल सकता था। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त में नज़र आई थी। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।